हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वृहद प्लेटफॉर्म RNV IAS एकेडमी में। और आप देखिए, एग्ज़ाम आपके धीरे धीरे बहुत नज़दीक होते जा रहे हैं। समय का अभाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं, और उसी के दृष्टिगत हम बहुत तेज़ी के साथ सारी चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं। ये आपको तब समझ में आएगा यदि आप प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा रहे होंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएंगे आपको, जब चीज़ें दिखेंगी कि क्लासेस से आई हैं, और इसलिए तब आपको बहुत पछतावा होगा। और यदि आप सीरीज से लगातार इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और रेगुलर तौर पे जो हमारी क्लासेस है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस होती है और सारी चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाता है। यदि आप हमारी श्रृंखला से जुड़े हैं तो आप देखते होंगे हमारा जो उद्देश्य होता है किसी भी के भी समय को खराब करना नहीं होता। मार्केट में बहुत सारी कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी जो खासियत है क्लास की, कम समय में सही चीज़ को डिलीवर्ड करना। और आप देखिए लगातार यदि आप क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप यदि एक भी क्लास हमारी अगर देखे हो, चाहे वो GS सेगमेंट की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, और आगे भी जिस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, वो निश्चित तौर पे आप देखिए देख रहे होंगे, एक यदि आपने आधा घंटा भी समय दिया जो क्लासेस देखा, तो वो टॉपिक्स आपके पूरे कवर हो जा रहे हैं। चाहे किसी भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री के बहुत सारे मैंने टॉपिक कवर किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लीजिए, आप करंट अफेयर सीरीज को ले लीजिए, और सारी चीज़ें चाहे वो जो आपके जुड़ रही, वो UPSC, UPPSC एंड अदर एग्ज़ाम जो हैं, अदर स्टेट PSC के भी एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। होता क्या है, जब समय निकल जाता है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपके पास समय है, एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जो आपको सफल बना सकता है, वो किसी भी एग्ज़ाम को लेके हो। जैसे आपको लगता ज़रूर है कि समय जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके दिक्कत है, तो ये दिक्कतों का सिलसिला हमेशा रहेगा। कभी परिवार में, कभी दोस्तों में, कभी रिश्तेदारों में, कभी कहीं तो कभी कहीं। अभी शादी विवाह के सीजन शुरू हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें हैं, बर्थडे ओकेजन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमेशा चलेंगी और ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। सबसे मेन फोकस है इस समय आपका, आपके लाइफ का, क्योंकि आपके समय की बहुत कीमत है। आप एक चीज़ जान लीजिए, आप अपने समय की यदि कीमत नहीं किए तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि आप ये बताइए, जैसे अभी 2023 बीता, क्या ज़िंदगी में पॉसिबल है कि आप वापस ले आ लें? विचार करिएगा, अपने ऊपर थिंक करिएगा, क्या वो समय जो चले गए वो वापस आ सकते हैं? यदि नहीं, तो जो आने वाला समय है, और उसको हम बेहतर तभी बना पाएंगे जब हम अपने वर्तमान को बेहतर बना पाएं। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपकी उपस्थिति हो ही, हर फंक्शन में आप जाओ ही। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई। और जिस तरीके से एग्ज़ाम का स्तर चल रहा है, आप लोग एग्ज़ाम यदि तैयारी कर रहे हैं तो देखते होंगे जिस तरीके से एक एक नंबर का अपना महत्व है, और सिलेक्शन को लेके जो जद्दोजहद होती है, एक नंबर से जिस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो व्यक्ति मेंस क्वालिफाई कर रहा, नो डाउट डिजर्विंग कैंडिडेट हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति डिजर्व करता है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा वो निश्चित तौर पे इतना डिजर्व जरूर करता है कि वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले, और लगा ही उसी उद्देश्य से। लेकिन सफलता और असफलता में यही एक लाइन है, जो आप यदि रेगुलर तौर पे लगे हैं तो वही आपको सफलता दिलाएगी। और यदि आपको सफल होना है तो उसके लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो आपको सफल बना सकता है। मैं बार बार रोज इसलिए कहता हूँ कि आपके PSCs के भी एग्ज़ाम आ गए हैं, लगे हुए हैं, अभी RO ARO के एग्ज़ाम हैं। कम से कम अब तो जाग जाइए, अब तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखिए, एग्ज़ाम सिर पे जब आ जाता है तब तैयारी शुरू होती है। और एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं है। हर एग्ज़ाम का अपना स्तर है और हर एग्ज़ाम
अपने आप में बहुत काबिलियत रखता है। तो एक चीज़ जान ली, सारी चीज़ों को यदि पास करना है, और हर एग्ज़ाम में आप देखिए क्वेश्चन सब मिले जुले ही रहते हैं। आप देखिए यदि आपको, चाहे आप PSC का उठा के लिख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं PSC के एग्ज़ाम में। कुछ टॉपिक आपके सेलेक्ट होते हैं, तो यदि आप उसको कवर करते हुए चलेंगे तो वो नंबर तो आपके श्योर हो जाएंगे। साथ ही जो करंट का सेगमेंट आप देखिए, धीरे करंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस समय एग्जाम में। तो यदि उसको आपने कवर किया तो बहुत अच्छे तरीके से, यदि आप हमारी श्रृंखला से भी जुड़े रहेंगे, तो हम तो आपके साथ GS, करंट और अन्य जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे हम बहुत तेज़ी से शुरू कर देंगे, और समय के साथ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यदि तैयारी सिलेक्शन वाली करनी है तो उसके लिए आप जुड़े रहिए। और चैनल को, यदि वीडियोस एक बार में नहीं समझ में आता, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो उसको दोबारा देखा करिए, क्योंकि हम इन डिटेल इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि अभी आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए समझना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और रिवीजन भी करना होगा, रिवीजन दोहराना पड़ेगा। और जो दोहराना ही एकमात्र विकल्प है जो आपको सफलता में कन्वर्ट होगा। निश्चित सी बात है, जैसे आप चाहते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी से पूछिए तो वो बहुत सारी अपनी डिमांड्स बताएगा, हमें ये चाहिए, हमें अभी कार पूछ लिए तो वो बताएगा हमें BMW, पता नहीं क्या क्या बता डाले। लेकिन ये भी तो है कि आप देने को भी कुछ तैयार हैं। चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, अरे अपना समय तो दीजिए पढ़ाई में, सिलेक्शन के लिए तैयारी करिए तो सही। तो यदि ये सब चीज़ें चाहिए, आने वाले समय को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए पढ़ना है। हर चीज़ वाहवाही या कही हुई बात ही नहीं होती कि जो मन आया वो कह दिए। तो तैयारी अपने आप से आप पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। यदि वो जवाब दे आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अच्छे से तैयारी करिए और आप सफल होंगे। तो आइए बहुत लंबी बातें ना करते हुए अपने विषय पे चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है, करंट अफेयर के अंतर्गत वर्ष 2023 की सभी योजनाओं को लेके हमने कवर किया है। और इससे बाहर आपका ये UPSC में भी, यूनियन UPSC के जो एग्ज़ाम है 26 मई को, और आपके PSCs में लगातार आप देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन निकलते हैं। और जो अदर आपके एग्ज़ाम है RO ARO, और साथ में जो आपके एग्ज़ाम और अन्य SSC SSC के यदि आपके हैं कोई, तो आप देख लीजिएगा। बहुत जगह पे GS ऐसा नहीं होता कि SSC के लिए कोई अलग बनी हो, UPSC के लिए अलग हो, या अदर एग्ज़ाम के लिए अलग हो। GS का बाकायदा एक दायरा है कि उसमें GS में जैसे पॉलिटी है, तो आर्टिकल अगर 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है तो वो SSC में भी वही चीज़ पूछेगा, UPSC में भी वही पूछेगा, और अदर एग्ज़ाम में भी वही पूछेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी तरह हिस्ट्री में आद्य ऐतिहासिक काल जो है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, वो वही चीज़ें पूछेगा जो सब में पूछ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि UPSC की अलग है और सारी चीज़ें अलग। हाँ, आपको डीपली अंतर होता है कि आप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छे से समझ में आए, और बहुत सारी जगह पे होता है जो आप सतही तौर पे तैयारी करते हैं। तो यदि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आज के समय में, क्योंकि बिना मेहनत के तो कहीं कुछ भी सर्वाइव, संघर्ष ही जीवन है, और हर व्यक्ति ने संघर्ष किया है। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, आप किसी का भी जीवन को उठा के देख लीजिए, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। जो व्यक्ति के ग्राफ को आप देखिए कि विकास कहाँ से कहाँ तक उन्होंने किया। जो व्यक्ति वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया और देश का प्रधानमंत्री बना। कलाम साहब को देख लीजिए, आप अखबार बेचने से शुरू किया और देश के राष्ट्रपति बने। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने स्टोरी इन लोगों की पढ़ी हो, बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी होती है। कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूरी इस चीज़ों से, बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं। खैर, बाकायदे आइए हम अपने विषय पे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 की सभी योजनाएं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बाई RNV IAS अकेडमी डालिएगा तो आपको मिल जाएगी। और आज जो हमारी है भारत सरकार के जो वर्ष 2023 की योजनाएं हैं,
सारी योजनाओं को एक साथ कवर किया है हमने, और सारी चीज़ें बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से कवर की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अथेंटिक है ये, और बहुत ही एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए एक एक योजनाओं पे बात करेंगे, इनके उद्देश्य क्या हैं, सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक योजनाओं को, ठीक है। सबसे पहली यदि हम योजना की बात करें, प्रोजेक्ट उद्भव। क्या है प्रोजेक्ट उद्भव? इसका जो उद्देश्य है, प्राचीन जो हमारी जो सैन्य व्यवस्था है, सैन्य विभाग है, तो उसमें क्या है, जो वर्तमान की जो सैन्य शिक्षा से इसको जोड़ना है। प्राचीन राजनीतिक को जो ज्ञान है उसको वर्तमान की जो सैन्य शिक्षा है उससे जोड़ना है। प्राचीन की जो राजनीतिक शिक्षा है उसको वर्तमान की सैन्य शिक्षाओं से जोड़ना है। इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया, और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें 3 महत्वपूर्ण जो राजनीतिज्ञ हैं उनके नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि उसके उन्हीं के जो जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उससे चीजें लेके और वर्तमान परिस्थिति में किस तरीके से वो प्रासंगिक हैं, उस उद्देश्य से इसको जोड़ा गया है। यदि हम बात करें तो तिरुवल्लुवर की तिरुवल्लम, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और कदम्ब का नीति शास्त्र। ध्यान रखिएगा। अगर हम अगली योजना पे बात करें तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना, इसका उद्देश्य सड़क मार्ग से जो कोयले का परिवहन हो रहा उसको पूर्ण रूप से रोक देना, और जो रेलवे के माध्यम से हो रहा केवल उसी माध्यम से हो। आप देखिए, जो सड़क कोयला जहां से निकलता है, और यदि वो रोड पे निकले तो जिस तरीके से पॉल्यूशन होता है लोगों में। आप देखिए, जहाँ पे जो लोग कोयले में, जहाँ पे खदानों में काम करते हैं, उनकी आयु बहुत कम हो जाती है, उन्हें फेफड़े की समस्या, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो और साथ ही साथ जो प्रदूषण हो रहा, आप देखिए जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार जलवायु परिवर्तन को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, नवीकरणीय ऊर्जा को लेके जिस तरीके से लगातार प्रतिबद्ध है, उस परिस्थिति में जिस तरीके से कोयले का परिवहन हो रहा है सड़क माध्यम से, वो अपने आप में प्रदूषण कर रहा है। और इस चीजों पे रोक लगाने के उद्देश्य से ही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना आई है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यदि पूछ ले फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना, तो शायद ही आपका दिमाग जाएगा कि कोयले से संबंधित है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली यदि बात करें तो इस योजना का उल्लेख आपके बजट में भी है, मिस्टी योजना। क्या है नाम? मिस्टी योजना। मैग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शेयर लाइन हैप्पीनेस एंड टेंजिबल इनकम। क्या नाम है? मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेयर लाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसका उद्देश्य क्या है? जो जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, आप देखिए नदियों में लगातार प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा, सुनामी जो आ रही है, आप देखिए चक्रवातें की लगातार जिस तरीके से बढ़ती हुई घटनाएं आपको दिख रही होंगी। अभी हाल ही में विपर्जॉय को आप ले लीजिए, मिग्जॉम है। तो लगातार जिस तरीके से चक्रवातों का सिलसिला चल रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से इसमें क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे जो समुद्र की जो तटीय भूमि है, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वो, और जो लवणीय भूमि है, समुद्र के तटीय क्षेत्र और लवणीय भूमि पे जो है, यहाँ पे मैग्रोव का विकास करना। ये मोटी मोटी जड़ें होती हैं। होता क्या है कि जो मिट्टी के बहाव से जो लगातार प्रदूषण होता है, नदी का जो जल स्तर है वो जिस तरीके से बढ़ के जो समुद्र स्थलीय क्षेत्र में आता है, लोगों को प्रभावित करता है, या समुद्र के द्वारा समुद्र में जिस तरीके से सुनामी आती है तटों से टकराने के बाद जो क्षति होती है, उन सभी को रोकने के उद्देश्य से ही इसको लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टी योजना, याद रखिएगा, बजट में इसका उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अगली बात करें यदि हम इसी में, यदि चक्रवाती इसमें, तो इसके लिए कैंपा फंड बना है। आपको पता होगा कैंपा फंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वर्ष 2006 में कैंपा फंड बना। कैंपा फंड क्या होता है? इसमें जैसे जब बहुत विकास के लिए जब पेड़ों की कटाई होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक पेड़ लगाने के लिए भी फंड अलॉटमेंट होता है, उसके लिए फंड का आवंटन होता है। तो उसी के लिए इसमें कहा गया, उसी जो कैंपा फंड है उसी की धनराशि और जो मनरेगा की धनराशियां होती हैं
उन दोनों से ही इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें यदि हम पीवीटीजी योजना, इसका उद्देश्य क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिएगा। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वनरेबल्स ट्राइबल ग्रुप्स, क्या नाम है फिर से सुनिएगा, पर्टिकुलरली वनरेबल्स ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन वहाँ पे SC ST जो लोग हैं, जहाँ पे योजनाएं अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा, उनके सुधार हेतु एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएं। उनको समाज के जो मुख्य धारा है उसमें लाने के उद्देश्य से ये 3 वर्षों के लिए योजना चलाई जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके तहत लगभग 750 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। क्यों? जो लोग शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पा रहे, जो समाज में, जो हमारे यहाँ समता, सभी को समानता की बात कही गई, उन सभी को समाज की मुख्य धारा में लाना, लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, उनमें शिक्षा का विकास करना, इन सभी उद्देश्य के लिए इसको शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। अगली यदि हम योजना की बात करें तो अमृत धरोहर योजना कौन सी है, ये इसका भी आपके बजट में उल्लेख है, वर्ष 2023-24 के बजट में अमृत धरोहर योजना, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 3 वर्षों के लिए इसको चलाया गया है, ठीक है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से इसको चलाया गया है 3 वर्षों के लिए। ये योजना आपकी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही आई थी, यानी 5 जून को आई है, तो याद रखिएगा। इसके तहत संरक्षण एवं अमूल्य धरोहर के हेतु लोगों को जागरूक करना, जो हमारी धरोहरें हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके जो क्षरण हो रहा उसको बचाव हेतु इस योजना को लाया गया है, अमृत धरोहर योजना। अगली यदि हम योजना की बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना कौन सी है, स्वदेश दर्शन योजना 2.2। 1.0 पहले आ चुकी थी, जिसके तहत आप सभी जानते होंगे कि जो सारे सर्किट, लगभग 15 से 16 सर्किट हैं जिनका उल्लेख है उसमें, उनका विकास करना। जैसे उसमें बुद्ध सर्किट है, तीर्थंकर सर्किट है, सूफी सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, आपके रामायण सर्किट है, साथ ही साथ आपके वन्य जीव सर्किट है, इको सर्किट है, बहुत सारी सर्किट्स हैं जिनका निर्माण करना, उससे एक दूसरे जगह से एक दूसरे को लिंक करना। तो स्वदेश दर्शन 1 के तहत ये था, और स्वदेश दर्शन जो 2.0 योजना है उसमें कहा गया है कि जो सांस्कृतिक महत्व के जो स्थल है उनको विकसित करना, सांस्कृतिक महत्व के जो स्थल है उनको विकसित करना। उसमें महत्वपूर्ण जो जोर दिया गया है वो गया और नालंदा पे दिया गया है, तो याद रखिएगा, विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम बात करें PM ऊषा योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना, यानी PM ऊषा योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। SC ST OBC ग्रामीण और महिलाओं के उद्देश्य, महिलाओं के जो शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। सॉरी, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए SC ST OBC और ग्रामीण जो लोग हैं उनके विकास, उनका जो शिक्षा में उनको मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा में उनके विकास करने के उद्देश्य से PM ऊषा योजना शुरू की गई है, तो ध्यान रखिएगा। अगली इसमें क्या है, जो विशेष क्षेत्र है वहां पे क्या है कि 90:10 का रेशियो है, यानी 90% केंद्र सरकार देगी और 10% वहां की राज्य सरकार, और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहां पे 60:40 का रेशियो है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। अगली बात करें MSME स्पेस योजना, ठीक है। रैंप जो योजना है उसी के तहत 3 योजना चल रही थी, MSME उपहार योजना, MSME समाधान योजना और MSME स्पाइस योजना, ठीक है। MSME समाधान योजना ये थी जो MSME के क्षेत्र में जो लगातार विवाद हो जाते हैं कर या किसी चीज को उसको लेके, कर वर को लेके,
तो उसके समाधान के उद्देश्य से आई। उपहार योजना, जो लोगों के मध्य छूट प्रदान करना ताकि लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ सकें। और उसी के बाद एक योजना आई थी एमएसएमई स्पाइस योजना, महत्वपूर्ण योजना है। इसका जो उद्देश्य है, हमें वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, वर्ष 2070 तक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का उद्देश्य है। लक्ष्य हमारा है कि हम वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करें। साथ ही साथ इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को जो है उसको उसकी दिशा में बढ़ना। चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर यदि इकोनॉमी की बात करें तो क्या होती है, यदि हम सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था पे बात करें तो बहुत सारी चीजें, अब देखिए जिस तरीके से हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के संसाधनों पे लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजों का लगातार दोहन हो रहा है। तो उन सभी चीजों से हमारा उद्देश्य संसाधनों पे दबाव कम हो, और ये तभी होगा जब हम, जैसे मान लीजिए कोई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि मोबाइल फोन है, यदि जैसे वो मान लीजिए खराब हो गए आपके, तो आप उसको पहली, सबसे इसमें 6R की बात कही गई है, 6R की। सबसे पहले आप उसको कोशिश करिए कि आप बन जाए, यदि बन जाए, नहीं हो तब आप दूसरा लीजिए, और अगर नहीं बन पा रहा तो भी उसका ऐसा प्रयास करिए कि वो रिसाइकिल हो पाए। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पे, जो संसाधनों के दबाव को कम करना। और 6R का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुनिएगा 6R है क्या। बात करें यदि रिड्यूस, यानी जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, हम कितने चीजों का उपयोग कम से कम कर सकते हैं। यदि हम एक बाइक से चल सकते हैं तो बहुत है, जरूरी नहीं है हमारे पास 10 हों। हम, ऐसा नहीं है कि हम समाज में या देश में या अपने आसपास में ये दिखावा करने का प्रयास करें कि हम बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। तो उपयोग को कम करना यानी रिड्यूस, पहले आर का। दूसरा है रिफ्यूज, यानी आपका रीयूज। सबसे पहले रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, यानी पुनः प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए कोई चीजें हैं आपकी जो खराब हो गई, या आपकी जैसे मोबाइल की बैटरी मान लीजिए वो डिस्चार्ज हो गई, तो आप दोबारा चार्ज कर लिए। बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कोई चीज खराब हो गई तो बन गई, तो आप उसका दोबारा पुनः उपयोग कर लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, रीयूज यानी दोबारा उपयोग। तीसरा है आपका रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण। जैसे आप देखिए लगातार जिस तरीके से गार्बेज, आपके कचड़ों के माध्यम से आप देखिए लगातार जो रिसाइकिल का प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं जो वेस्ट से, आपके बजट में भी कहा गया है अपशिष्ट से आमदनी की ओर। जिस तरीके से लगातार, मतलब अपशिष्ट एक तरह से जो वेस्टेज चीज हो जा रही है, वो सारी चीजों के माध्यम से यदि हम कोई चीज दोबारा प्रयोग कर सक रहे हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, रिसाइकिल यानी दोबारा उसका हम यूज कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी वर्तमान में आपके पास कोयला है, आप उसका एक बार खत्म हो जाए तो प्रयोग नहीं कर सकते। आपका पेट्रोल है, डीजल है, वो सारी चीजें यदि खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए तो आप नहीं प्रयोग कर सकते। लेकिन वही जगह पे आपका सौर ऊर्जा है। लगातार जिस तरीके से हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही चीज तो है कि जो चीजें समाप्त हैं वो समाप्त, मतलब उसका एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइम पीरियड है कि उस समय वो समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त होने से पहले ही हम अपने के उसको विकल्प के तौर पे ऐसी कुछ चीजें हम ला लें जिससे हमें नुकसान ना होने पाए। कोई ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ टाइम रहेगा, या कोयला पूरी लाइफ रहेगा। तो उसका एक निश्चित सर्टेन टाइम है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, आप दोबारा उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो इसी उद्देश्य से इसको लाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम बात करें रिफर्निश्ड, ठीक है, रिफर्निश्ड का है कि पुनर्निर्माण करना, ठीक है। रिफर्निश्ड का मतलब है पुनर्निर्माण करना, जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकवर। रिकवर यानी जैसे कोई चीजें आपकी खराब हो रही हैं तो आप उससे जो चीज उसमें यूज हो सके, जैसे मान लीजिए आपके बाइक खराब हो गई, आपको कुछ किसी और की बाइक, मान लीजिए आपकी दूसरी बाइक है वो सही, तो बहुत सारी चीजें जो उस बाइक में सही हो उस पार्ट्स को निकाल लेना। उसी तरीके से आपका यदि मोबाइल खराब है, मान लीजिए आप दूसरा फोन लिए हैं लेकिन आपके कोई और फोन में उसकी आवश्यकता है, तो उसमें से वो सारे पार्ट्स निकाल लेना जो बहुत अच्छे रहे हों, यानी जो वर्तमान में वर्क कर रहे हैं, तो उसको निकाल लेना।
ध्यान रखिएगा ये रिकवर है, ठीक है। अगली बात करें तो रिपेयरिंग। जैसे रिपेयरिंग का क्या अर्थ होता है? रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना। जैसे आपके घर में कोई एक घर है, मान लीजिए घर में कोई चीजें गड़बड़ हो गई, जैसे प्लास्टर कहीं का निकल गया, तो आप उसका, ऐसा नहीं होता कि पूरा उसका सब कुछ चेंज करा देते हैं, आप उस चीज को रिपेयर कराते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे आपके बाइक को ही ले लीजिए, मान लीजिए कहीं दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो जाता है, तो बाइक ऐसा नहीं होता आप तुरंत बदल देते हैं या शोरूम में जाके दूसरी खरीद लेते हैं। आप क्या करते हैं, वो चीज जो पार्ट्स उसके खराब होते हैं उसको रिपेयर कराते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। 6R है, फिर से सुनिएगा। रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकिल, रिफर्बिशमेंट और रिकवर और रिपेयरिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। लगातार जो हमारी सरकार है वो संसाधनों के जो इस तरीके से हमारे दबाव बन रहे हैं उसको कम करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। अगली बात करें, विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्राइवेट एवं सरकारी जो अनुबंध हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके विवादों के निपटान का, यानी उसके द्वारा कोई भी जो मामले हैं वो न्यायालय में न जा पाए, क्योंकि न्यायालय पे अपने आप में बहुत दबाव है। बहुत सारे, अगर आपने इंडियन जस्टिस की रिपोर्ट देखी हो तो हमारे यहाँ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हो गए। अगर आपने देखा हो रिपोर्ट, तो अभी हाल ही की है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, आप देखिए। तो जिस तरीके से लगातार दबाव बन रहा उसको कम करने के उद्देश्य, और कम कैसे होगा, इसी सब तरीके से ही कम होगा। अब पता चले आपस के कोई मामले हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के और वो न्यायालय में चल रहे हैं, तो लगातार दबाव बढ़ेगा और जो न्याय मिलना है उसमें भी देरी होगी। तो इसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बात करें पालना योजना, ठीक है। पालना योजना, इसमें कहा गया है पूरे भारत में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्र समझ रहे हैं आप, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां पे लगभग 17,000 जो आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना, और वहां पे जो आंगनबाड़ी केंद्र जो जहां पे है 17,000, वहां पे क्रेच का स्थापना करना। अब क्रेच क्या होता है? जो माताएं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो माताओं से अलग नहीं रह सकते, बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए क्रेच की व्यवस्था, यानी वहां पे उनके खेलने की व्यवस्था करना, साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके उनके एक तरह से पूरे पोषण युक्त जो उनका पोषण चाहिए वो सारी चीज की व्यवस्था करना, उनके लिए खिलौने उपलब्ध कराना, एक तरह क्रेच होता है, उसको क्रेच कहा जाता है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रेच की स्थापना करने के लिए ही ये योजना है, ये पालना योजना इंपॉर्टेंट योजना है। अगली योजना है पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण योजना रासायनिक उर्वरकों के जो प्रयोग हो रहे हैं लगातार, उसको कम करके जो जैविक खाद है उसके प्रयोग को बढ़ाना। आप देखिए जिस तरीके से रसायनों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी बीमारी है। आप यूरिया का देखिए लगातार प्रयोग बढ़ रहा था, वो सारी चीजों को कम करने के उद्देश्य से जैविक जो खाद है उसके प्रयोग को बढ़ाना, इस उद्देश्य से पीएम प्रमाण योजना आई है। अगली बात करें राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ग्रीन। हम लगातार प्रतिबद्ध है हमारी सरकार हरित ऊर्जा की ओर। आप देखिए जलवायु परिवर्तन हो, जिस तरीके से हम एसडीजी गोल्स के अपने लक्ष्य को रखे हैं वर्ष 2030 तक पूर्ण करने के लिए, और बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं जिसको हमने पूरा भी किया है, ठीक है। आगामी जो आपकी क्लास होगी उसमें हम पूरे एसडीजी गोल्स भी आपको बता देंगे, बता के आपको याद करा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। बात करें इसको जो है केंद्रीय नवी एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय नवी एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा यदि बात करें इसमें, तो हमारा भारत का जो है उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना, कोयला जैसे चीजों का उत्पाद कम करना, पेट्रोल का जैसे मैंने ही पहले बताया पेट्रोल है, डीजल उनके। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को यह योजना आई है। इसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, और इसी दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा की जयंती होती है। और ये योजना विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के जो हमारे यहाँ शिल्पकार हैं, भाई हैं, बढ़ई लोग हैं, उनके विकास के लिए, जो कारखानों में काम करते हैं हमारे जो मिस्त्री भाई हैं, उन सभी के
विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस योजना को लाया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पीएम विकास के नाम से याद रखिएगा, प्रधानमंत्री विकास कौशल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या है, जो शिल्पकार हैं भाई, हमारे बड़े ही लोग हैं, जो हमारे भाई कारीगरों की जो हैं, जो कारखानों में काम करने वाले कारखानों में लोग हैं, उन सभी के को प्रशिक्षण देना और उनकी स्किल को डेवलप करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है सिर्फ विश्वकर्मा समुदाय के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ही ये योजना है। ठीक है, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, याद रखिएगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यदि आप विश्वकर्मा समुदाय से बिलोंग। अगली बात करें, भारत प्रवाह पहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य है कि रोजमर्रा और जो आदमी की निजी डेली की दिनचर्या में बंदरगाह पोत एवं परिवहन के महत्व को समझना, उसके उद्देश्यों को जानना के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और इसमें उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक जो हमारे बहुत सारे बंदरगाह को मेगा बंदरगाह के तौर पे विकसित करना, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगली बात करें, गोवर्धन योजना, अपशिष्ट से आमदनी, यानी जो हमारे बहुत सारे जो बायोगैस संयंत्र लगाना, जिसके माध्यम से जो अपशिष्ट निकल रहा उससे भी हम जो है आमदनी कर सकें इसके, और साथ ही साथ जो हमारे कचरा हो है उसका निपटान हो सके, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और 500 नए संयंत्रों को लगाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अभी चक्रीय अर्थव्यवस्था पे हमने बात की थी, कहाँ पे की थी, तो एमएसएमई स्पाइस योजना के तहत बात की थी, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें, माहिर योजना। माहिर का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च इस माहिर, जून 2023 में योजना आई है। ये विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, साथ ही साथ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की योजना है और नवी एवं नवीकरणीय मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दोनों के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। 5 वर्षों में, यानी 2023 से 24 से लेके 2027-28 तक, इसमें क्या है, इसकी अवधि है तो इसको शुरू किया गया है 5 वर्षों के लिए। इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, लिथियम आयन जो बैटरी है इसको विकल्प के तौर पे प्रयोग करना, ताकि जो हमारे, आप देखिए जिस तरीके से हम लगातार जो हमारा पेट्रोल या कोयला, जैसे मैंने पहले ही बताया, या जिससे आप कोयले से यदि आप ऊर्जा बना रहे हैं, पवन ऊर्जा, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिससे दिक्कत एक समय के बाद, आप देखिए पानी से भी आप बहुत दिन ऊर्जा नहीं बना सकते, वाटर लेवल किस तरीके से डाउन हो रहा है, जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही, तो हमें एक विकल्प के तौर पे अपना जो परिवहन क्षेत्र है उसको भी विकसित करना, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र को बेटर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के तौर पे देखना, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन पर बल देना और CO2 के जो प्रयोग है उसको कम करना। ग्रीन हाइड्रोजन पे बल देना और CO2 के उपयोग को कम करना। आप देखिए लगातार, आपने अभी हाल ही में देखा होगा, ओजोन जो हमारा क्षरण था वो अभी थोड़ा सा भरा है, नहीं तो जिस तरीके से ओजोन में जो छिद्र हो गया था वो अपने आप में ऐसी चीज दिखा रहा था कि जो आने वाला समय है पृथ्वी पे लोग सरवाइव करने में बहुत सारी समस्या होंगी। जो सूर्य के द्वारा आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जब हमारे शरीर पे पड़े, अगर ओजोन छिद्र नहीं हो, अगर उससे डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़े तो वो हमारे त्वचा में त्वचीय कैंसर को उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे हम बहुत जल्दी हमारे शरीर पे का क्षरण हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और आप देखिए जो हमने योजनाओं पे आज पूरा हमने डिटेल बताया, सारी योजनाओं को कंपाइल किया है, आप देखिएगा एक बार, और सारी चीजें ऑफिशियल साइट से ली गई हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, जिस तरीके से हम वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा लगातार जिस तरीके से हर क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है और सारी क्षेत्रों को मतलब मुख्य धारा से जोड़कर, और जो हम लगातार जिस तरीके से हम अपने को विकसित से विकासशील की ओर, विकासशील से विकसित की ओर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, आप देखिए हम विकासशील की ओर हैं, हम लगातार विकसित की ओर बढ़ रहे हैं,
उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप में काउंट करती हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, और आपका ये जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और आपको देखिए, एक ही वीडियो में वर्ष 2023 की सभी योजनाओं पे हमने बात की। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यदि वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।